अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा पहला लेक्चर आज जो पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हमने इंट्रोड्यूस करवाया था सिलेबस को। और ये चैप्टर है सेल डिवीजन का, और इसमें जो सिलेबस है हमारे पास उसमें माइटोसिस है, साइटोकाइनेसिस एंड द सेल साइकिल एंड ओवरव्यू, कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल कैसे होता है, मियोसिस, द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमीट फॉर्मेशन। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम सेल साइकिल स्टार्ट करें, हम सेल डिवीजन के बारे में कुछ बातें जो हैं वो करना चाहेंगे कि हमारी ये मेरे ख़्याल में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है इस हिसाब से कि हमारी बॉडी की जितनी ग्रोथ है और जो गैमीट बनने से और फर्टिलाइज्ड एग बनने से या ज़ाइगोट बनने के बाद स्टार्ट होती है, वो सेल डिवीजन से ही होती है। और अल्टीमेटली तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो बनते हैं वो सेल डिवीजन से बनते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि यही सेल डिवीजन जो है हमारी एजिंग का बायस भी बनता है, और एक वक्त आता है कि सेल जो हैं वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और हम कहते हैं कि जो बॉडी की मज़ीद ग्रोथ है वो रुक जाती है, रिपेयर मैकेनिज़्म ख़त्म हो जाते हैं और बॉडी जो है वो एक यू कैन से वीक कंडीशन में आ जाती है। तो इसमें सेल्स की टाइप्स का पहले आपको पता होना चाहिए। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, एक को हम जर्म सेल कहते हैं। तो बहुत देर तक तो बच्चों को यही नहीं पता चलता कि सोमैटिक सेल कौन से होते हैं और जर्म सेल्स कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट जिन सेल से हमारी बॉडी बनी है, फिज़िकल बॉडी, उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, और जिन सेल से जो गैमीट्स बनते हैं उन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। और ये हमारे जो गॉनेट्स हैं, जो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, जहाँ से स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूस होते हैं, इन एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ओवरी और एंथर्स हैं, जहाँ पर ओवा और पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। उन्हें हम जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं या जो गॉनेट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो वहाँ पर जो सेल स्पर्म्स बनाते हैं और जो एग बनाते हैं उन्हें हम जर्म सेल्स कहते हैं। जिनसे बॉडी बनी है उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। और ये बात याद रखिए कि सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होती है और जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होती है। और उसकी वजह ये होती है कि हमने क्रोमोसोम नंबर को हाफ़ करना होता है। माइटोसिस जब हो रही होती है तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है। हर क्रोमोसोम जोड़े जोड़े की सूरत में है। ठीक है। जैसे हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर हमने कहा था कि इंसान के अंदर कितने हैं जी क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर्स हैं। तो 23 पेयर्स हैं। मियोसिस में ये पेयर्स जो हैं इनके मेंबर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं, 23 एक तरफ चले जाते हैं। तो जो गैमीट्स बनते हैं, हर गैमीट के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं। सो 23 जब फर्टिलाइजेशन होती है तो 23 मेल की तरफ से आते हैं, 23 फीमेल की तरफ से आते हैं, तो फिर 46 कंप्लीट हो जाते हैं। सो अगर ऐसा ना हो तो आप देखें कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर 92 हो जाएं और उसके बाद फिर ऑनवर्ड इनकी तादाद बढ़ती जाए और एबनॉर्मेलिटी जो है लाइफ की वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। तो एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो तरह के सेल्स हैं, एक सोमैटिक सेल्स हैं और जर्म सेल्स हैं। और माइटोसिस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है और मियोसिस जो है वो जर्म सेल्स के अंदर होती है। जी, अब आते हैं सेल साइकिल के ऊपर। तो सेल साइकिल को डिफ़ाइन किया जाता है कि द पीरियड फ्रॉम द टाइम a cell is produced until it complete mitosis is called cell cycle. So cell division occurs during growth and repair processes, and cell cycle has the following basic stages. इसमें जो सेल साइकिल में जो जितनी स्टेजेस से गुजर के डिवाइड करता है माइटोसिस के अंदर, उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। और इसमें जो बेसिक स्टेजेस हैं वो बुनियादी तौर पे
जो मेजर स्टेजेस हैं वो 3 हैं. माइटोसिस है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म. और इंटरफेज है, the cell grows and carries out its various metabolic processes during interphase. कोई भी सेल जब डिवाइड होता है तो वो स्मॉलर इन साइज़ होता है और उसके बाद उसमें ग्रोथ होती है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म बनता है, ऑर्गेनेलिज बनती हैं और वो पेरेंट सेल साइज़ जो है वो अटेन करता है. इसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस भी चल रहे होते हैं और ये प्रोसेस अगर नहीं चलेंगे तो फिर जो बॉडी है वो फंक्शन नहीं कर सकेगी. तो अगर वो सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेल प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है. उसके अलावा इंटरफेस के अंदर उसका नया डीएनए बनता है ताकि और अगली डिवीजन के लिए उसको तैयार किया जाता है. इसको हम इंटरफेस कह देते हैं. द सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग स्टेजेस. द G1, उसके बाद ये फर्दर इसकी स्टेजेस जो हैं वो उसको डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, G1 जो है ये फर्स्ट ग्रोथ और द गैप फेज़ है एंड इट इज़ अर्ली ग्रोथ फेज़ ऑफ द सेल. जैसे सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर इमीडिएटली ग्रोथ शुरू हो जाती है. मैंने आपको बताया कि एक सेल जब 1 से 2 में डिवाइड करता है तो स्मॉलर इन साइज़ होता है, उनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं. और ये डॉटर सेल्स हैं वो स्मॉलर दैन द पेरेंट्स और वो फिर उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसको हम G1 कहते हैं. उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज बनती है, वो ज़्यादातर साइटोप्लाज्म बनता है. उसके बाद एस फेज़ है जो DNA सिंथेसिस फेज़ जिसे हम कहते हैं. एंड ड्यूरिंग दिस फेज़ द ग्रोथ कंटिन्यूस and this phase also involves DNA replication. As synthesis से DNA synthesize होता है, बहुत सारे दूसरा मटेरियल synthesize होता है और ख़ास तौर पे जो DNA है वो रेप्लिकेट करता है, क्योंकि रेप्लिकेट करके डबल हो जाता है और आने वाले सेल के लिए जो DNA चाहिए नए क्रोमोसोम बनाने के लिए वो मिलता है. उसके बाद G2 या गैप 2 स्टेज है. दिस फेज प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, इंक्लूड्स रेप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया and other organelles, synthesis of microtubules and proteins. ये इसके लिए जो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनने हैं वो बनते हैं. These microtubules and proteins will make the mitotic spindle fibers and chromosome condensation. इसके बाद M फेज़ है जो माइटोटिक फेज़ है जिसमें पार्टीशनिंग ऑफ द क्रोमोसोम एंड द डॉटर सेल टेक्स प्लेस इन M फेज़. बाकायदा माइटोसिस होती है और एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है. इंटरफेस को तो डिटेल के अंदर देखते हैं. रेप्लिकेटिंग द हेटी मटेरियल, इसमें जो DNA है वो रेप्लिकेट होता है. इंटरफेस ऑक्युपाइड अबाउट 90% ऑफ द टोटल सेल साइकिल एंड इट इंक्लूड्स द G1 एस फेज एंड G2 फेज. नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस फेज. नॉर्मल एक्टिविटीज़ से मुराद ये है कि उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही होती है, हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होता है और साथ साथ जो उसकी ग्रोथ है वो भी हो रही होती है और एप्लीकेशन ऑफ DNA भी हो रही होती है. DNA replication is completed during this phase of the interphase and thus the interphase also prepares the cell for division. And an exact copy of the DNA is formed during the cell division and this process is called replication. And the double stranded DNA makes a replica or a duplicate of the itself. Each daughter cell receives the same genetic material as that of the parent. ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं. Therefore, replication is essential. Replication का मतलब ये है कि बिल्कुल DNA की वैसी ही कॉपी एक बन जाती है और वो अगले सेल में चली जाती है. Thus, a pair of sister chromatids is formed and a chromatid is a copy of chromosome produced by the replication and sister chromatids are attached by centromere. जो एक क्रोमोसोम है वो जब तक सेंट्रोमियर से ब्रेक नहीं करता उसको हम पूरा क्रोमोसोम नहीं कहते बल्कि क्रोमाटिड्स कहते हैं. मैं यहाँ दिखाता हूँ अभी, अगर कहीं यहाँ मुझे नज़र आ गया तो चलें यूँ कर लें. ये जो आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है इसमें ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है और इसके जो 2 आर्म इधर हैं 2 आर्म इधर हैं, तो ये जो आर्म्स हैं इनको क्रोमाटिड्स कहते हैं. ठीक है, यही क्रोमाटिड्स जो हैं ये यहाँ पर जाके देखें ब्रेक हो जाता है, सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाता है और ये आधे एक पोल की तरफ चले जाते हैं, आधे दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं. तो ये जो दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं आधे और इस तरफ, तो ये अब क्रोमोसोम है. सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया है तो अब इसको हम बाकायदा क्रोमोसोम कहेंगे. ठीक है जी.
तो ये आपने इस बात को जो है वो जहन के अंदर रखना है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड बाय सेंट्रोमियर एंड द सेंट्रोमियर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ अबाउट 220 न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपने याद रखना है कि जो सेंट्रोमियर है वो 220 न्यूक्लियोटाइड्स में हुई है, लेकिन बाज़ का तो आपके एमसीक्यूज़ में ये आ जाती है बात। The centromere has a specific location on any given chromosome, and disk of protein called a kinetochore is attached to each centromere, and it forms an attachment site for the microtubules of the mitotic spindle। आपसे कोई पूछे कि ये kinetochore क्या है तो आपने क्या कहना है कि ये is a disk of protein attached with the centromere which helps the chromosome to attach with microtubules of the spindle, and the cell cycle moves into G2 phase, ठीक है जी, and the condensation of the chromosome begins। G2 से जो पहले क्रोमेटेड मटेरियल की फॉर्म में होता है अब वो क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाता है। cell also begins to assemble different structures during G2 phase, and the cell later uses these structures to move the chromosomes to opposite poles of the cell. For example, centriole replicate, and there is extensive synthesis of proteins that make the microtubules। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि जो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो वो अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है जिसे क्रोमेटेड मटेरियल कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, और अब उसने कॉइल क्यों करना है, अब कॉइल करके क्रोमोसोम की फॉर्म क्यों लेता है ड्यूरिंग प्रोफेज या इंटरफेज, प्रोफेज 1 आप कह लें जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। तो उसकी वजह ये है कि उसमें अगर वो अनकॉइल्ड फॉर्म में रहेगा तो उसके इंटेंगल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और प्रॉपरली क्रोमोसोम को अलग-अलग होने में बहुत टाइम लगेगा और उलझाव पैदा होने के चांसेस हैं। सो उसको परफेक्टली डिवाइड करने के लिए है। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि फिर ये अनवाइंड क्यों होता है? अनवाइंड इसलिए होता है कि उसने रेप्लिकेट भी करना होता है और उसने ट्रांसक्राइब भी करना होता है, उसने मैसेंजर आरएनए बनाना होता है, प्रोटीन बनानी है जो उसका असल काम है।